हुकूमत ये कहती कि आज जो लोग हुकूमत पर अदम एतमाद करना चाहते हैं उनकी माजी की जो कारकर्दगी है वही सही नहीं थी। अब आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं, या फिर आप अदम एतमाद में हुकूमत के खिलाफ वोट देंगे, अपोजिशन के साथ मिल जाएंगे। पाकिस्तान की मेज़बानी में OIC वज़रा ख़ारजा कौंसिल का 48वां इजलास जारी है, जिसमें फ़लस्तीन और कश्मीर में मुज़ालिम की मज़म्मत की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पुराने ज़माने की बात है कि एक सुनार जो कि मुंबई का रहने वाला था लाहौर आया और उसके पास काफ़ी मोती थे। उसने वो मोती एक मजलिस में खोले और सबको दिखाने लगा। अच्छा, उसने एक मोती जेब में से निकाला और लोगों को दिखाते हुए बोला कि ये मोती ख़ास तौर पर ये बहुत ज़्यादा ख़ास है, बड़ी खासियत है इसकी, और ये कि ये रात के वक्त चमकता है। जब सुनार ने सामान समेटा और उठकर जाने लगा तो एक चोर जो उसी मजलिस में बैठा हुआ था पूछने लगा कि जनाब कहाँ के इरादे हैं। सुनार ने जवाब दिया कि बम्बई जा रहा हूँ। चोर ने कहा कि इत्तेफाक देखें मेरा भी वहीं जाने का प्रोग्राम है, चले मिल के चले जाते हैं। अच्छा, सुनार भी चोर की चालाकी को समझ गया कि ये मेरा हमसफ़र नहीं है बल्कि इसकी नज़र मेरे मोती पर है और वो मोती हासिल करना चाहता है। उसको समझ आ गई। अच्छा, सुनार बड़ा समझदार था, वो कहने लगे कि चलो ठीक है साथ चलते हैं। दोनों मिलकर चल पड़े। उन्होंने सारा दिन सफ़र किया और शाम को जब सोने लगे तो चोर ने अपनी जो बास्केट है जो कमीज़ के ऊपर पहनी हुई थी उसको उतार कर अलहदा एक जगह पर लटका दिया। अच्छा, सुनार ने वो मोती अपनी जेब से निकाला और नज़र बचाकर वो मोती जो कीमती मोती है उसकी जेब में रख दिया और ख़ुद बेफिक्र होकर सो गया। अब ये चोर रात को उठा और उसकी जेब, उसका सामान सब देखने लगा, लेकिन उसको कहीं भी मोती नहीं मिला। आखिर तंग आकर वो चोर भी सो गया। अच्छा, सुबह उठते ही सुनार ने चोर से नज़र बचाकर वो कीमती मोती उसकी जेब से वापस निकाल कर अपने पास रख लिया। जब चोर उठा तो उसने नाश्ता करते हुए सुनार से बातों बातों में पूछा कि वो तुम्हारे पास वो जो कीमती मोती था वो कहाँ है जो रात को चमक भी नहीं रहा था। सुनार ने मोती जेब से निकाल कर चोर को दिखाते हुए कहा कि ये तो मेरे पास है। अब चोर हैरान रह गया और इस सोच में पड़ गया कि मैंने इसकी पूरी जेब छान मारी लेकिन मुझे ही कीमती मोती कहीं नहीं मिला, लेकिन इसने मुझे अपनी ही उसी जेब से मोती निकाल के दिखा दिया। खैर, आज रात मैं ये मोती ज़रूर चोरी करूँगा। अच्छा जी, सुनार ने अगली रात फिर वही अमल किया। इधर चोर भी सारी रात मोती ढूंढता रहा लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं हो सका। अब अगली सुबह चोर को ये अंदाज़ा हो गया कि मेरे साथ सुनार ने एक बार फिर से हाथ कर दिया, क्योंकि चोर फिर से वो मंजर देखता है कि जी मोती तो सुनार के पास है। अच्छा, ये सिलसिला 3 से 4 दिन चलता रहा। आखिर चोर ने एक सुबह सुनार से कहा कि मैं आपका हमसफ़र कभी भी नहीं था, मैं बस आपके साथ इस मोती की खातिर था और मैं इसको आपसे चुरा लेने की नीयत रखता था। आज मैं आपको अपना उस्ताद मानता हूँ, आप मुझे बताएं कि ये मोती आप रात को रखते कहाँ थे। जिस पर सुनार ने जवाब दिया कि मियाँ तुम तो औरों की जो जेबें हैं वो टटोलते रहे, लेकिन काश तुमने कभी औरों की तरह अपनी जेब में भी हाथ डाला होता। ये सुनकर चोर हैरान होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और अपनी सोच पर अफसोस करने लगा कि काश वो अपनी जेब में गलती से ही सही हाथ मार तो लेता तो आज उसकी किस्मत बदल जाती, मोती वहाँ से मिल जाता। लेकिन अब क्या हो सकता है, वक्त गुजर गया तो पछताने के सिवा वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अब नाज़रीन, आज हमारी जो मिसाल है वो भी उस चोर के जैसी है जो लोगों के गिरेबान में झांक रहा है लेकिन कभी उसने अपने गिरेबान में झांक कर देखना तक गवारा नहीं किया। हमारी ये आदत शायद कहने बन चुकी है कि हम हमेशा दूसरों की गलतियाँ ढूंढते रहते हैं। हम कभी अपने आप को नहीं टटोलते हैं कि हम कहाँ पे गलत हो सकते हैं, कभी अपनी खामियों को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर मैं बात करूँ सियासत की तो यहाँ पे भी ये कहानी वाला हाल है। आप देख लें कि अपोजिशन का ये ख्याल है कि वो हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक इसलिए लाई है कि वो इसलिए कि हुकूमत को घर भेजना चाहती, क्योंकि इस हुकूमत में मुल्क संभालने की सलाहियत ही नहीं, काबिलियत ही नहीं है। मौजूदा हुकूमत बुरे तरीके से नाकाम हो गई है, नाअहल है, निकम्मी है, जो कहते रहते हैं हुकूमत के बारे में। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि आज जो लोग हुकूमत पर अदम एतमाद करना चाहते हैं उनकी माजी की जो कारकर्दगी है वही सही नहीं थी, और आज मुल्क की जो माशी हालत है वो संभालने के लिए हुकूमत को मेहनत करना पड़ी इन्हीं की वजह से जो माजी में करके चले गए हैं। और हुकूमत ये भी दावा करती है
कि जो अपोजिशन है वो मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है और अपोजिशन बैरूनी कुव्वतों के ज़ोर पर हुकूमत को रुखसत करना चाहती है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने ये जो मगरबी ताकत को दो टोक और वाज़े अंदाज में पैगाम दिए कि वो मज़ीद डूम और नहीं करेंगे, बल्कि हर वो पॉलिसी तरतीब देंगे जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कौम और मुल्क का यानी पाकिस्तान का मुफाद जुड़ा हो। और हुकूमत के बकौल यही बात बैरूनी कुव्वतों को बर्दाश्त नहीं हो रही, और होनी भी कैसे थी। और इसके बाद यही जो कुव्वतें अपोजिशन के ज़ोर पर हुकूमत गिराने के लिए मुतहरिक हो गई हैं। लेकिन इमरान खान साहब अपनी जो खारिजा पॉलिसी है उस पर ज़रा बराबर भी समझौता करने पर तैयार नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि वो मुल्क को खुद मुख्तार देखना चाहते हैं। जैसे कि वज़ीर आज़म की जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, उसे इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने की करारदाद मंजूर हुई। और ये सिफारती महाज पर अगर देखा जाए ना, ये इमरान खान साहब की सिर्फ कामयाबी नहीं है, ये तारीखी कामयाबी है। इसी को कहते हैं तारीखी कामयाबी। अब हर साल 15 मार्च वाले दिन इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जाएगा। इससे बड़ी कामयाबी क्या हो किसी मुसलमान के लिए। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने खारिजी ताल्लुकात को नया मोड़ दिया और मुल्क को ज़बरदस्ती की जो दोस्ती हैं उसे आज़ाद कराने में अपना एक अहम किरदार भी अदा किया। वज़ीर आज़म साहब के क्रेडिट पर OIC इजलास को पाकिस्तान मुनक्किद करवाना भी है और आज से इस 2 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस है इसका आगाज़ भी हो गया है। 48वीं ये OIC वज़रा ख़ारजा कौंसिल इजलास में 57 मुस्लिम ममालिक के वज़रा ख़ारजा, मुबस्सिरीन और मेहमान शरीक हैं, जिनकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। इजलास में 150 से ज़ायद करारदादें मंजूर किए जाने का इम्कान है, जो कश्मीर, फ़लस्तीन, इस्लामोफोबिया, उम्मा के इत्तेहाद समेत मुख्तलिफ जो मसाइल हैं, मामलात हैं, उनसे मुतालिक है। आज इस अहम इजलास का पहला दिन था और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी इब्तिदाई सेशन में मौजूद थे, जिसमें उन्होंने शुरका से खिताब में किया। और खिताब में वज़ीर आज़म साहब ने मकबूजा कश्मीर ख़ास तौर पे और फ़लस्तीन, वहाँ होने वाले जो मुजालिम हैं उन पर अपनी राय का खुलकर इजहार किया और क्या कहा कि जी हम फ़लस्तीन और कश्मीर पर नाकाम हो चुके हैं और इमरान खान साहब के मुताबिक हम तमाम ममालिक की अपनी खारिजा पॉलिसीज़ हैं, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह फ़लस्तीन में दिन दिहाड़े डकैती हो रही है, अगर हम मुत्तहिद ना हुए और हमने एक मौक़िफ़ ना रखा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये तो इमरान खान साहब के अपने मुल्क, कौम और मुस्लिम उम्मा के बारे में जज्बात थे, लेकिन अपोजिशन की पूरी कोशिश है यहाँ भी कि वो हुकूमत को कहीं का ना छोड़े। इसीलिए आज मौलाना साहब ने हादी जो सतून है उनको गिराने के लिए एक और सियासी चाल कह लें कि चली है और उन्होंने MKM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी से मुलाकात की और इस मुलाकात को अपोजिशन की कामयाबी तक करार दिया। इस तरह मौलाना साहब के क्लिपों को चलाइएगा। जी, सुना आपने मौलाना साहब को। JUI और अपोजिशन इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं रहे हैं, MKM के साथ भरपूर हम आहंगी है और मुकम्मल मुतमईन होकर जा रहा हूँ। तहरीक अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी यकीनी है। इमरान खान उनकी जमात के लोग गैर मुनासिब तकारीर करते हैं। इमरान खान तनहा हो चुके हैं। दावा यही था कि MKM से मुतमईन होकर जा रहा हूँ और मौजूदा जो हालात हैं उन पर अपोजिशन और MKM में मुकम्मल हम आहंगी भी पाई जाती है। अच्छा, खालिद मकबूल सदीकी, उन्होंने अपनी बातों से ये तासुर दिया कि जैसे वो मौलाना के साथ मुत्तफिक हो चुके हैं। ज़रा देखिएगा, सुनिएगा। तो सुना आपने, खालिद मकबूल सदीकी ने हुकूमत से नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा है कि मुल्क की किसी भी सियासी जमात के दफातर बंद नहीं है, लेकिन हमारे हैं। PTI हुकूमत से हमें ये उम्मीद थी कि कम अज़ कम हमें हुकूमत में रहने का जवाज़ तो देती, लेकिन हमें मालूम हुआ है कि बहुत सारे मामलात में वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात ही नहीं हैं, तो फिर ऐसी जमहूरियत का हमें भी कोई शौक़ नहीं है। लेकिन मौलाना हमारे पास आए हैं तो हमें उम्मीद है कि मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए हम उनका और वो हमारा साथ देंगे। अच्छा, खबर ये भी कि ज़रदारी ने खालिद मकबूल सदीकी से रब्ता करके उनसे उनका जो आखिरी फ़ैसला है वो पूछा है और ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम पर साथ देने से मुतालिक जो हुकूमती इत्तेहादी जमात है काफ लीग 25 मार्च के बाद फ़ैसला करेगी, जबकि MKM भी 26 मार्च से पहले किसी फ़ैसले का ऐलान नहीं करेगी। अब ज़राए का कहना है कि चौधरी बरादरान 24 मार्च को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। काफ लीग के रहनुमा मुनीस सलाही भी 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। और इससे पहले ज़राए का कहना था कि जी इलाज के लिए लंदन जाने वाले नवाज शरीफ ने अदम एतमाद कामयाब होने पर वतन वापसी का फ़ैसला भी किया है और ये बात भी कि जी हालात को देखते हुए नवाज शरीफ सऊदी अरब से बराह रास्त पाकिस्तान आ सकते हैं या फिर कुछ रोज़ के लिए लंदन क़याम करके मई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान वापस आएंगे। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी लंदन पहुँच चुके हैं, जहाँ वो दीगर जो मौलजीन हैं उनसे मुशावरत करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म ने अपने फ़ैसले से अहले खाना के करीबी अफराद और जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हैं उनको आगाह कर दी है, जबकि शहबाज शरीफ ब्रॉड शीट केस में नवाज शरीफ के गुण गाते हुए कौम को नवाज शरीफ के बेगुनाह होने से मुतालिक आगाह भी कर रहे हैं। ज़रा देखिएगा।
सुना आपने शहबाज शरीफ साहब को, कह रहे हैं कि जी ब्रॉडशीट के सरबराह ने मियां नवाज शरीफ से गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांग ली और ये तस्लीम किया कि नाजायज़ दौलत का सबूत नहीं मिला। 22 साल छानबीन करने वाले ने एतराफ़ किया कि नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान बेकसूर है। अब हुकूमत ब्रॉडशीट की माफ़ी मांगने को भी बैरूनी साजिश से जोड़ रही और जाहिर सी बात है कि हुकूमत ये बात जो है ये माफ़ी की टाइमिंग देख कर कह रही है। अच्छा, ब्रॉडशीट के सरबराह ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं उनसे दस्तबरदार होते हुए उनसे माफ़ी तलब की है। ब्रॉडशीट के सरबराह कहते हैं कि जी वो 2 दहाइयों तक एहतसाब के नाम पर नवाज शरीफ को निशाना बनाने की कार्रवाइयों का हिस्सा बनने पर शर्मसार है और वो रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि 2 दहाइयों से जारी ब्रॉडशीट की जो फॉरेंसिक तहकीकात हैं उनके दौरान नवाज शरीफ या उनकी फैमिली के हवाले से 1 रुपये की करप्शन का मामूली सबूत भी नहीं मिला है। अच्छा, ये भी कहा उन्होंने कि जी ब्रॉडशीट की तहकीकात के नतीजे में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब या उनके ख़ानदान के किसी भी फ़र्ज से मुतालिक बदउनवानी, चोरी शुदा या छुपी हुई या ऐसी दौलत जिसके ज़राए के मुतालिक ना बताया जा सके, ऐसी दौलत का 1 रुपया भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जी लूटी हुई दौलत तो बहुत मिली, लेकिन मैं तकरीबन 21 साल तहकीकात के बाद ये कह सकता हूँ कि अगर कोई शख्स मेरे दावे के ख़िलाफ़ बात करता है तो वो झूठ बोल रहा है। अच्छा नाज़रीन, ब्रॉडशीट क्या है इस पर बात की जाए तो गुज़श्ता बरस जो ब्रॉडशीट है उसके सरबराह ने हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ $30 मिलियन का केस उस वक्त जीता जब हाई कोर्ट की मसालती अदालत के जज ने ब्रॉडशीट के सरबराह के हक़ में फ़ैसला दिया था और इस केस पर पाकिस्तान के $65 मिलियन से ज़ायद के अखराजात उठे थे। ब्रॉडशीट ने 1999 में परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत के साथ एक मुआहदा किया था ताकि नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो और सिविल और फौजी पस मंज़र रखने वाले सैकड़ों पाकिस्तानियों की तरफ से मुबैना तौर पर जो लूटी की रकम का पता चलाया जा सके। अच्छा, ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया है कि ब्यूरोक्रेसी ने ब्रॉडशीट का जो रिकॉर्ड है वो छुपाने और गुम करने की हर मुमकिन कोशिश की और रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता के जो दूसरे बरे आज़म है वहाँ तक से गायब करवाया गया। और ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि ब्रॉडशीट के सरबराह सज़ा याफ्ता शख्स हैं जिसने बाज़ शख्सियात पर इल्ज़ामात लगाए। हुकूमत चाहे तो शख्स के इल्ज़ामात की तहकीकात भी करवा सकती है। अच्छा, हमज़ा शहबाज भी कुछ बता रहे हैं हुकूमत के बारे में, ज़रा सुनिएगा। सुना आपने हमज़ा शहबाज को। नून लीग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आती है कि जी अब इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। हमज़ा शहबाज हुकूमती वादों को याद करवाते हैं, हुकूमत में बरसते हुए कहते हैं कि हुकूमत ने घर और नौकरियां देने की बात की थी लेकिन हुकूमत ने अपना एक वादा भी पूरा नहीं किया। इसलिए हमज़ा ये भी समझते हैं कि अब हुकूमत को हुकूमत करने का कोई हक़ नहीं है, हुकूमती हक़ खो बैठी है। ज़ाहिर है कि अपोजिशन ने पहले दिन से अवाम में तासुर देने की कोशिश की कि मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल हल करने की अहलियत ही नहीं रखती है। इस वजह से हमज़ा ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने अपनी जितनी हुकूमती इनिंग्स हैं खेलनी थी वो खेल ली हैं और जितनी यॉकर्स करवानी थी वो भी करवा ली हैं। अच्छा, अब बॉल ऑपोजिशन के पास है। अब वो इमरान खान को ऐसी गुगली करवाएगी कि जी इमरान खान क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। ज़ाहिर है कि हमज़ा जो हैं उनकी मुराद अब इस बात से कि अदम एतमाद की तहरीक है, लेकिन शफ़क़त महमूद वो कुछ फरमा रहे हैं इस हवाले से। क्या वो ज़रा सुनिएगा। जी, तो सुना आपने शफ़क़त महमूद को। अब अपोजिशन ने हुकूमत को डगमगा दिया है तो बचाव में हुकूमत भी जवाबी वार करेगी, जैसा कि शफ़क़त महमूद साहब ने अपोजिशन में वार किया। उन्होंने अपने हरीफों को पैगाम देने की कोशिश की है कि जी अदम एतमाद के नतीजे में तहरीक इंसाफ की चाहे जो भी पोजीशन बाकी रह जाए लेकिन इसके बावजूद अवामी ताकत इमरान खान साहब के साथ खड़ी रहेगी। और यही वजह कि शफ़क़त महमूद 27 मार्च के होने वाले जलसे को बड़े यकीन के साथ तारीखी करार दे रहे हैं, जो उनके बकौल तमाम रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। और इनका यह भी ख्याल है कि जी अदम एतमाद का शोर मचाने वालों को शर्मिंदगी और नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा, इन्होंने जी अपोजिशन में बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने का इल्ज़ाम भी लगाया कि जी अपोजिशन साजिशी एजेंडे के जरिए जमहूरियत को डिरेल करना चाहती है। अपोजिशन मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करके मुल्क और कौम को मसाइल की दलदल में धकेलना चाहती है, लेकिन अवाम शरीफ फैमिली और जरदारी की करप्शन को अभी तक नहीं भूली है। दोनों जमातों की लूट मार से मुल्की मसाइल में इजाफा हुआ है। PTI की हुकूमत अपोजिशन को हर महाज पर शिकस्त देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में अगर रहबरों ने अपने मुफादात की आड़ में अंधे होकर बड़ी गलती जिसका ज़ाला मुमकिन ना रहा तो फिर अवाम इन रहबरों को क्या उठेंगे कि अब ऐसे नहीं चलेगा। और एक और वाक़या जिसने दिलों को ज़ख्मी कर दिया वो ये कि जी आज सोशल मीडिया पर एक वाक़ये की आपने देखा होगा वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक तरफ लाश ज़मीन पर रखी है और दूसरी तरफ बाराती बड़े सुकून के साथ खाना खा रहे हैं। और ख़बरों के मुताबिक ये वाक़या पत्तोकी में पेश आया है, जहां बारातियों के मुबैना तशद्दुद से पापड़ बेचने वाला मेहनत कश दम तोड़ गया। अब सितम देखिए कि गरीब की जान लेने के बाद कातिल इंतहाई इत्मीनान से वहाँ बैठकर लाश के दरमियान में रख कर खाना खाते रहे। ये हमारा मुआशरा किस पस्ती में गिर गया है।
ये कौन सी अखलाकियात हैं और किस मज़हब के मानने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि रहबर कौन बनेगा, कौन समझाएगा, रहनुमाई कौन करेगा? ऐसे कैसे चलेगा और कब तक चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक अदम एतमाद के तनाजुर में एक तरफ हुकूमत आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट चलेगी और दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा को टास्क दिया गया कि वो नाराज़ अरकान को मनाएं और जो वापस आना चाहें उनको वेलकम किया जाए। अब दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों की भरपूर कोशिश जारी है कि उन्हें हुकूमती इत्तेहादियों की हिमायत हासिल हो जाए। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अहमद हुसैन साहब, रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अहमद हुसैन साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपके जो मुतालिबात हैं उनके हल के लिए हुकूमत की जानिब से किसी ने राब्ता किया क्या आपको मनाने की कोशिश की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं इब्तदाइया में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, आई एम अ डिफरेंट पॉलिटिशियन। मैं आपकी बातें भी सुनता हूँ, आप बड़ी ज़ोर दे के सच्चाई और हक़ की जंग लड़ रहे हैं और मैं आपको इस पे बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। मैं एक ऐसा MNA हूँ कि मैंने ज़िंदगी में अपना मकसद ये बनाया है कि मैं हक़ और सच की जंग लड़ूंगा और मैं सिर्फ़ और सिर्फ उस गरीब का ख्याल करूंगा जिसके सर का कोई साइन नहीं होता। तो मैंने एक मिशन के तहत PTI में ज्वाइन किया था इमरान खान साहब को कि हम लोगों को इंसाफ देंगे, हम लोगों को लॉ लेसनेस से बचाएंगे। अब मेरे साथ जुल्म ये हुआ कि मेरे इलाके में गैंग रेप विद डकैती शुरू हो गए। मेरे इलाके में लोगों की दिन दिहाड़े गरीबों की एक एक दो दो कनाल ज़मीनें उतार ली गई और जिनका मैंने प्राइम मिनिस्टर को केसेस बना के दिए और मैंने पुलिस के बारे में उनको सिस्टम की खराबियों की निशानदेही की। और वहाँ लोग गरीब इस हालत में हैं कि उनके पास बिजली के पैसे हैं, तो अगर बिजली का बिल और गैस का बिल भरते हैं तो रात को घर खाने के पैसे नहीं होते। ये सारी बातें मैंने प्राइम मिनिस्टर को बताई और मेरे मुकाबले में जो वहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, जब मैं इलेक्शन लड़ने लगा तो वहाँ पे मैंने धरने से टिकट दी क्योंकि सारे मिनिस्टर्स आपस में मिले हुए थे और मुझे वो फ्लॉप करना चाहते थे। 25 दिन पहले मुझे टिकट दी, 25 दिन में मैं इलेक्शन लड़ा। मेरे नीचे जो MPA दिया गया था वो ज़बरदस्ती धमकी दे के वो दिया गया है ताकि मैं इलेक्शन हार जाऊं। मेरे इलेक्शन से 2 दिन पहले वाइस चेयरमैन ने बयान दिया कि अहमद हुसैन डेहड़ PTI का बंदा हार जाएगा और सिकंदर बोसन जीत जाएगा, इसलिए कि सिकंदर बोसन उनके हल्के में उनकी सपोर्ट कर रहा था। मेरे साथ ऐसी साजिशें हुई कि पूरे 5 साल 4 साल मेरा काम नहीं होने दिए गए। मैं 3 साल से सरापा एहतजाज हूँ। एक दफ़ा पार्टी शोकॉज दे चुकी है और मैं एक दफ़ा इस्तीफ़ा भी दे चुका हूँ। मेरे मसाइल सिर्फ ये हैं कि मैं चाहता हूँ मासेस में हम डिलीवर करें, हम गरीब का ख्याल करें। और अगर अहमद हुसैन डेहड़ गरीब को सुख नहीं दे सकता तो ही शुड नॉट बी MNA, आई शुड नॉट बी द रिप्रेजेंटेटिव। मैंने ख्वाब देखा था इमरान खान साहब का कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक चेंज ले आएंगे, लेकिन मैम सॉरी टू से बातें ज़रूर हुई हैं लेकिन हम डिलीवर नहीं कर सके। वी हैव टू एडमिट दिस। मैंने अपने असम्बली के इजलास में कहा कि खान साहब, यहाँ पे जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो सिर्फ गालियाँ देते हैं अपोजिशन को और अपने काम पे तवज्जो नहीं करते, डिलीवर नहीं करते। अपोजिशन को तो काम है कि अब वो गवर्नमेंट को बुरा भला कहे, तो हमें सिर्फ गरीब को डिलीवर करने के लिए कंसंट्रेट करना चाहिए कि ना कि ऑपोजिशन की गालियां दे के उनकी जंगों में हम पड़ जाएं। अच्छा, आपने लेकिन भी हम डिलीवर नहीं कर सकते। मैंने इमरान खान साहब को आखिरी बात सुन लें, सिर्फ आखिरी बात सुन लें मेरी। मैं इमरान खान साहब को अर्तुगुल कहता था और मैं कहता था कि इमरान खान साहब को छोड़ना बेगैरती है। एक दिन मैंने देखा कि खान साहब ने 7 MPAs को शामिल किया, जिनमें उनको शामिल किया नून लीग के MPAs को अपनी तरफ। यकीन करें मेरा दिल टूट गया। अब इस तरह के जो मामलात हुए हैं, यकीन करें मैं 3 महीने से मैंने अपने मुतालबात दिए हुए हैं जो गरीबों के मामलात हैं, जिसमें पुलिस के मसाइल हैं, रिफॉर्म्स के इस्लाम मुल्तान में, जिसमें सेक्रेटेरिएट मुल्तान में जो बना है सिविल सेक्रेटेरिएट, वहाँ पे इख्तियारात नहीं दिए गए, वहाँ लोग जलील हो रहे हैं। CM सेक्रेटेरिएट में करप्शन हो रही है, वहाँ जो पोस्टिंग्स हैं वो पैसे दे के लिए की जा रही हैं। मैंने MNA के तौर पे CM हाउस में पैसे भरे हैं काम कराने के लिए।
जब ये सूरत हाल आप प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं और हल नहीं निकलता तो आपका दिल टूट जाता है उस ख्वाब से। और आखिरी बात करता हूं कि मैंने अब आखिरी जो इनको डिमांड दी है कि आटा, घी, चीनी, दाल की कीमतें 2018 वाली कर दें। मैं सुबह आपके साथ हूं, ना मैं सिंध हाउस में गया, ना मैंने पार्टी को छोड़ा, ना मैं आज भी पार्टी के साथ हूं। आज कल एक चैनल ने मेरा इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मेरी बातों को काट के आधा सुनाया, आधा नहीं सुनाया, वो उस डिस्कशन अलग है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं आज भी पार्टी के साथ हूं। आपकी तरफ जी आप कह रहे हैं कि आप आज भी पार्टी के साथ हैं, लेकिन ये आपके जो मुतालिबात हैं ये मान लिए जाएं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया जाए। ठीक है, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। गुलाम मुर्जा मेरे साथ मौजूद है, हमारे ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद के बोल के। गुलाम मुर्जा, आपने भी सुना अहमद हुसैन को, तो क्या आपको लग रहा है जो उनके मुतालिबात हैं जायज़ हैं? जितनी भी वो शिकायत बता रहे हैं, जो भी उनकी इस टाइम पे सिचुएशन है, वो कह रहे हैं आज भी मैं पार्टी के साथ हूँ, लेकिन ये तमाम मामलात हैं जो हुए हैं, शोकस नोटिस भी उनको मिला, उन्होंने खुद भी इस्तीफ़ा दिया, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे अहम बात जो इन्होंने की है कि वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में इनको पैसे देकर अपना काम करवाना पड़ा, तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और उसके साथ साथ इन्होंने देखा कि जो वुज़रा थे या जिनके साथ ये बैठ के बात करते थे अहमद हुसैन डहर, वो इनसे जो भी बातें करते थे ये उनसे मुतमिन नहीं हो सके। बाकी अगर महंगाई की बात करें, महंगाई में हम ये बात मानते हैं कि इंटरनेशनल फिनोमेना है इन्फ्लेशन का और पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, लेकिन लॉलेसनेस की बात जो ये कर रहे हैं कि उनके इलाके में डकैतियाँ और वारदातें और लाकानूनियत, तो ये वो वाली चीज़ें हैं जिनको इंश्योर वहाँ की पुलिस ने करना होता है। और इनकी पार्टी की ज़ाहिर हुकूमत है, पंजाब में भी इनका हल्का भी वही है, तो इनको ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर इनको गैर मुतमिन किया उन्होंने, तो इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी जब इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो इनको काउंटर करना चाहिए था, इनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जाता, इनकी कुछ जायज़ जो भी बातें थी उनको मान लिया जाता। लेकिन अभी जो इन्होंने बात की लास्ट में कि 2018 वाली जगह पे चीज़ों के रेट ले आए तो मैं वापस चला जाऊंगा, फिर ये इन्होंने एक और कॉन्ट्राडिक्ट अपनी ही बात में कहा कि मैं पार्टी के साथ हूं। अगर आप पार्टी के साथ हैं तो फिर वापस कहाँ चले जाएंगे? तो ये मेरा इनसे सवाल होगा। दूसरी बात ये है कि आज क्यों इमरान खान जो है वो तमाम लोगों को जिन्होंने ज़मीर की आवाज़ पे बात उठाई है, आज क्यों बुरा लग रहा है? पहले दिन ही ऐसे थे इमरान खान, और इसी तरह से वो मुलाकातें भी कम करते थे, लोगों से मिलते भी कम थे, सब लोग जानते हैं। उनकी पार्टियों के टिकट्स भी लोगों ने किस तरह लिए उसको भी तमाम अंदाज़ा है। तो फिर इस वक्त जो ये फ़ैसला आपने किया, तो क्या आप अभी भी उसी फैसले के ऊपर खड़े हैं? अगर किसी टीवी चैनल ने आपका आधा इंटरव्यू चलाया तो आप हमें पूरी बात कर दें, पूरी बात जुमला हमें बता दें कि आप क्या कहा था आपने, जो आपका सही कह रहे हैं। अच्छा, अहमद हुसैन साहब, ठीक है, गुलाम मुर्जा आपकी इजाज़त से मैं उधर जाना चाहती हूँ, टाइम कम है। अहमद हुसैन साहब, आपने गुलाम मुर्जा का सवाल सुना, उन्होंने आपसे कहा है कि जी आप कह रहे हैं कि जी मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ, फिर आप कह रहे हैं कि अगर ये मामला हल हो जाए तो मैं वापस चला जाऊँगा। बड़ा अहम सवाल है कि वाकई अगर आप पार्टी के साथ खड़े हैं तो कहाँ से कहाँ वापस चले जाएंगे? एक तो ये क्लियर कर दें। दूसरा, जो आपके मामलात हैं अगर नहीं तय पाते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते हैं, तो क्या फिर आप अपोजिशन का साथ दे देंगे तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग के लिए? मैम, ना मैं अपोजिशन को मिला हूँ, ना मैं सिंध हाउस में गया हूँ। मेरा केस डिफरेंट है। मैं 3 महीने से असम्बली में भी नहीं गया, और मेरे जो वहाँ पे असम्बली के इंचार्ज डोगर साहब हैं, वो मेरे मुल्तान से हैं। जब कैंट का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने, मेरे हलके में कैंट था, और वहाँ पे जो कैंडिडेट्स चुने गए और जिनको लड़ाया गया, मुझसे पूछा ही नहीं गया। मुझे बिल्कुल माइनस कर दिया गया है पीटीआई में, और मेरी कोई हैसियत नहीं रह गई। मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो गरीबों के मसाइल हैं, मिसाल के तौर पे बर्न सेंटर मुल्तान है, ये देखें वहाँ ये बच्चे मर रहे हैं, बर्न सेंटर में इनको दाखिले की इजाज़त नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट सहूलतें नहीं दे रही। वहाँ शहबाज शरीफ अपना ये जो आपके हैं वज़ीर आला, उनके दोस्त लगे हुए हैं इस वक्त वहाँ पे, अपना वहाँ पे जो इंचार्ज हैं वो प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं, बच्चे निश्तर में दाखिल होते हैं और मर जाते हैं। अब देखें इन बच्चों के दुख जो हैं वो मुझे उनकी चीखें सोने नहीं देती। मेरे इलाके में जो गैंग रेप के साथ, डकैती गैंग रेप के साथ होती है, वो समझ ले मेरी अपनी बहनें हैं, वो मैं उनकी चीखें मुझे सोने नहीं देती। और ये मैं सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर को बता चुका हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर को बता चुका हूँ। ये तस्वीरें मैं उनके हाथ में दी तो पीएम साहब ने ये तस्वीरें लेके पीछे रख दी। मेरा दुख ये है, मैं किसी के कहने में नहीं हूँ, मेरा कोई मैं अगर डिलीवर नहीं कर सकता तो शायद मैं सियासत ही छोड़ दूँ।
मैं कहीं ना जाऊं, मैं अपने लोगों से मशवरा करूंगा, लेकिन मेरे जो मुतालबात हैं, देखिए मैं आपको इसलिए ये बातें बता रहा हूं कि आप भी लड़ के सच्चाई के लिए बातें करती हैं और मैं आपसे बड़ा इंप्रेस हूं। मैं ये कहता हूं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सियासत छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे मुतालबात माने जाएं। फैसला मैं आखिरी दिन करूंगा, और अगर मुतालबात ना माने गए, हो सकता है मैं इस्तीफा दे दूं, हो सकता है मैं सियासत छोड़ दूं, या मैं अपने इलाके के लोगों से मशवरा करूंगा। नहीं, अहमद हुसैन साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि जी आप अपने इलाके के लोगों के लिए, अपने हल्के के लोगों के लिए खड़े हुए हैं, आप उन लोगों की जंग लड़ रहे हैं, तो बेसिकली तो ये लम्हा फिक्र हुकूमत के लिए भी होगा। अगर वाकई सब कुछ हो रहा है जो आप बता रहे हैं, तो ये हुकूमत की भी जंग है, आप सब मिलकर लड़ रहे हैं, जारी बात है। आप तमाम तहरीक इंसाफ है, अभी भी PTI हैं, उनके भी ये मसाइल हैं, आपके भी मसाइल हैं, कौम के मसाइल हैं, सब ने मिलकर हल करने हैं। क्यों गुलाम मुर्जा अग्री करते हैं इस बात से? वो कह रहे हैं मैं अभी भी पार्टी में कहीं नहीं जा रहा, मैं सियासत ही छोड़ दूं। गुलाम मुर्जा वो कह रहे हैं। देखिए बात यह है कि 2+2=4 होता है। ये अहमद हसन डहर साहब को अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना चाहिए कि वो इमरान खान के साथ हैं या नहीं है, और अगर जो वजूहात उन्होंने बताई हैं जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं नहीं हूँ, तो उसके हवाले से हमारे शो में ये इजहार ख्याल करें, इसके ऊपर हम इनकी आवाज बनेंगे, हम इनकी आवाज पहुंचा देंगे। एक सिंपल सवाल पूछ लेती हूँ, ठीक है अहमद साहब, एक लाइन में बता दीजिएगा, ये मेरा गुलाम मुर्जा दोनों का सवाल है आपसे अहमद हुसैन साहब, कि क्या आप अभी जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जितनी भी शिकायत हैं आपको, जितने भी मसाइल हैं जो आपको सोने नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो बताइएगा कि मसाइल तो फिर आपके हल नहीं हुए, तहफ़्फ़ुज़ात भी आपके नहीं सुने गए, तो अब बताइएगा अब आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं, या फिर आप अदम एतमाद में हुकूमत के खिलाफ वोट देंगे, अपोजिशन के साथ मिल जाएंगे? 3 महीने से मुझे इमरान खान साहब से डोगर साहब ने नहीं मिलने दिया। जिस दिन खटक साहब बोले थे तो उनके आगे स्टैंड इमरान खान के लिए मैंने लिया था। हम वो लोग हैं जो इमरान खान को मोहब्बत करते थे, लव करते थे, अर्तुगुल कहते थे। सवाल का अभी भी जवाब मेरा आखिरी जवाब आपको ये है, सवाल का जवाब सिर्फ एक लाइन में बता दें, हाँ ना में बता दें कि आप हुकूमत के साथ खड़े हैं। अब मुझे इन्होंने शोकॉज दे दिया है, मेरे घर में बंदे घुसा दिए हैं, मेरे घर में बंदे घुसा दिए हैं, मुझे शो कॉज दे दिया है, मुझ पे पैसे लेने का इल्जाम लगा दिया है। देखिए मैं 40 करोड़ की जमीन और अभी 1122 सेंटर को गिफ्ट की है सर। अभी मैंने 40 करोड़ की जमीन 1122 सेंटर को वक्फ की है, और इन्होंने मुझ पे पैसों का इल्जाम लगा दिया। हम इज्जत के लिए जीते हैं, हम खानदानी लोग हैं। अभी जो अहमद हुसैन साहब कर रहे हैं ना मेरे साथ, कि मैं उनसे सवाल क्या पूछ रही हूँ, वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं, वो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि हुकूमत के साथ खड़े हैं या वो अपोजिशन के साथ खड़े हैं अदम एतमाद के वोट के हवाले से। तो ये पार्टी के साथ खड़ा हूँ, मैं हुकूमत के साथ खड़ा हूँ, हुकूमत के साथ खड़ा हूँ, और आखिरी दिन तक हुकूमत के साथ खड़ा हूँ। मैं जिस दिन ये 28 तारीख है उस दिन तक मैं फैसला नहीं किया, मैं हुकूमत के साथ खड़ा हूँ। उस वक्त तक मेरे मुतालबात तस्लीम करें, अगर ये नहीं तस्लीम करेंगे मैं आखिरी दिन फैसला कह दिया ये, ठीक है। अच्छा अभी आप आखिरी दिन फैसला करेंगे ना, पता आपने अपने जेब में रखा हुआ है कि आखिरी दिन आप फैसला कर सकते हैं जी, ये कह रहे हैं आप, चलें ठीक है। अच्छा गुलाम मुर्जा, यही सिचुएशन अगर मेरे मुतालबात तस्लीम ना हुए, मेरे गरीबों को इंसाफ ना मिला, महंगाई दूर कर दे, ये सब्सिडी दे दे हुकूमत को, गुलाम मुर्जा अग्री करेंगे इस बात से, तो काफ लीग के मामला हुकूमत के साथ ठीक हो जाएंगे, या काफ लीग अब क्या सोच रही है? काफ लीग भी अभी आज भी हमारी बात हुई है, वो यही उनका कहना है कि 26-27 तारीख तक जो है वो हम देखेंगे। उमूमी तौर पे जो जितनी बातें चौधरी शुजात हुसैन ने इस्लामाबाद में की हैं, उससे तो तासुर यही जाता था कि वो हुकूमत का साथ तकरीबन छोड़ चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि अगर साथ छोड़ना है तो आप अपने ओहदों से इस्तीफे दें, स्पीकरशिप पंजाब की छोड़ें, और वफाकी हुकूमत में जो आपको वजारतें मिली हुई हैं वो छोड़ दें। तो वो अगर छोड़ते हैं तो तब आप जाके फैसला कर पाते हैं। तो जाहिर है कि जब तक सूरत हाल आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू 24 को केस की दोबारा समाअत है, 5 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया गया है, उसकी उस 24 तारीख की हियरिंग के बाद ये लोग तमाम फैसला करेंगे, और उम्मीद है कि 25 को कुछ लोगों के फैसले, MQM का भी काफ लीग का भी फैसला आ जाएगा। क्या बात की कमी है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की मेज़बानी में ओआईसी वज़रा ख़ारजा कौंसिल का 48वां इजलास जारी है, जिसमें फ़लस्तीन और कश्मीर में मुज़ालिम की मज़म्मत की गई। ओआईसी वज़रा ख़ारजा के इस अहम इजलास पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ सफ़ीर और माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर जमील अहमद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा है कि फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को हमने मायूस किया और हम इस हवाले से दुनिया पर कोई असर कायम नहीं कर सके। आप उनकी बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? नहीं, जैसे यकीन है इससे पूरा इत्तेफाक करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की और ये वही जो हकीकत पर मबनी बात की है। न सिर्फ ये है कि और पॉइंट उनको नुक्ता ऐड कर देना चाहिए था, और वो ये कि जब तल अवीव से दारुल खिलाफा शिफ्ट हो रहा था यरूशलेम में, तो उस वक्त भी हम लोग बिल्कुल फेल हो गए एज अ प्लेटफॉर्म। तो पेपर टाइगर के तौर पर हमने काम किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओआईसी बिल्कुल ही गैर फाल है। ओआईसी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और एक बहुत बड़ा ब्लॉक है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर चैप्टर 8 के तहत बना हुआ है। तमाम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह गल्फ में है, जिस तरह SCU है, जिस तरह EU है, बाकी ये तमाम के तमाम इनको UN चार्टर की स्ट्रेंथ हासिल होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि UN के बाद ये सबसे बड़ा ब्लॉक है। इतना बड़ा ब्लॉक है कि अगर ये सब यकजा होके यकजुबान होके जिस पर जोर दें अगर किसी बात पर, तो उसका एक मॉरल प्रेशर बहुत पड़ता है। ये और बात है कि इस पे इम्प्लीमेंटिंग टूल्स नहीं है। इम्प्लीमेंटिंग टूल से मेरी मुराद है कि ना इन्होंने आज तक किसी पर सैंक्शन लगाई है किसी मुल्क पर। अगर ये चाहते कश्मीर के मामले में भी, और इंडिया को कहते कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो 57 ममालिक आप पर सैंक्शन लगा देंगे, ना आपसे ट्रेड करेंगे, ना आपसे हम कोई और रवाबित रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली उस पर प्रेशर पड़ जाता। लेकिन हमारे मुस्लिम ममालिक के अपने दो चीज़ें उसमें है। एक तो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में इंडिविजुअल मफाद भी आ जाता है और यकीनन उनके अपनी कंट्री का भी वो देखते हैं, और फिर वो अलाइंड है। खासतौर पे जो ताकतवर ममालिक हैं ओआईसी के, वो अलाइंड है बड़ी ताकत से, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स है। तो इसलिए वो कुछ थोड़े बहुत इशारे भी देखते हैं। आपने देखा होगा, और इसकी मिसाल यूँ है कि जब सरबराहान का कॉन्फ्रेंस टर्की में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन जो कि ओआईसी के चार्टर आर्टिकल 8 के तहत बुलाया गया टर्की में, उस वक्त सऊदी अरब से बहुत जूनियर किस्म के वो सरबराहान का, और सरबराहान को आना चाहिए उसमें, लेकिन वो जूनियर किस्म के फॉरेन ऑफिस से उन्होंने एक ग्रुप दे दिए, और बाकी ममालिक को रिपोर्टेडली ऐसा बताया गया कि उनको डिस्करेज किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि जो उनके पर्सनल मफादात, अब जैसे अब जो डिप्लोमेटिक रवाबित बढ़ रहे हैं और जो रिकग्नाइज किया है ईरान को हमारे चंद ममालिक ने जो कि ओआईसी के मेंबर्स भी हैं, तो वो ओआईसी के रूह के खिलाफ है। ओआईसी का आर्टिकल 1 उसका सब जुज 8 वो इतना वाज़ेह है फ़लस्तीन के बारे में कि किसी ओआईसी के मुल्क को अगर इस प्लेटफॉर्म पर है यानी इस ब्लॉक में है तो उसे ये नहीं कर सकता था। लेकिन क्योंकि उन्होंने बायलैटरल लेवल पर ये कर लिया, इसमें कोई या तो अगर कोई बहुत सख्त मौक़िफ़ लिया जाता तो उन ममालिक को खारिज कर दिया जाता, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं है ओआईसी के बाकी ममालिक में। तो लिहाजा ओआईसी का जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि ये एक तो ये कि यकजा और यक जुबान, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे, होकर बात नहीं करते हैं, और अगर कर लेते हैं तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो टूल्स अवेलेबल हैं वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए, जो नेटो है या जो EU हैं, उन्होंने अपने इम्प्लीमेंटिंग टूल्स रखे हुए हैं। एक तो सैंक्शन का रास्ता रखते हैं, दूसरा उन्होंने अपनी फौजें तैयार की, और अगर कोई मामला होता है तो फौजें उतार देते हैं। नेटो का आर्टिकल 5 है, उसमें वो अपनी फौजें उतार देते हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो ओआईसी को अब अपने चार्टर को भी दोबारा रिविजिट करने की ज़रूरत है कि अपने चार्टर को कैसे वो रिविजिट करें, बजाय इसके कि वो बड़ी ताकतों की खुशनुवीदी के लिए अपने मकासद को कुर्बान करें। जी अच्छा डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़ारजा साहब ने भी वाज़ेह अल्फाज में बात बोली है कि जी अब करारदादों से बढ़कर कुछ करना होगा, यानी अमली इक़दामात पे तवज्जो देनी होगी। बिल्कुल सही उन्होंने बात की, आप भी ये बात अभी कर रहे थे। तो ये जो अमली इक़दामात हैं ये हो क्या सकते हैं, क्या अमली इक़दामात किए जाएँ? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्लोमेसी में कोई अचानक रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं। ये मल्टीलैटरल फोरम पर एक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान बड़ी कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ, जिस तरह इस्लामोफोबिया के बारे में पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत उन्होंने काफ़ी, पाकिस्तान सबसे बड़ा और सबसे उजागर उसने इस काम को किया, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस मामले में काफ़ी ज़्यादा पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत अवेयरनेस क्रिएट की। लेकिन मसला उस वक्त हुआ जब इसको लीगल डिप्लोमेसी के तहत जाके जनरल असेंबली में पेश किया गया और करारदाद के जरिए इसको पास कराया गया।
तो इसी तरीके से इम्प्लीमेंटिंग इसके जो फाल बनाने के लिए OIC के, जिस तरह वजीर खारजा कह रहे हैं, वो उसी सूरत में मुमकिन है कि एक तो ये कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी रखें, जो रेजोल्यूशन पास करते हैं उसका भी एक काफ़ी प्रेशर पड़ता है। अब जैसे कश्मीर के बारे में आज बड़े ही दो टोक अल्फाज में बहुत सारी गुफ्तगू हुई, तो वो उसका प्रेशर यकीनन इंडिया पे पड़ेगा। वो प्रेशर इम्प्लीमेंटिंग पार्ट तो उसका नहीं है, लेकिन मॉरल प्रेशर एक पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन के लिए वजीर खारजा के जहन में ज़रूर कोई बात होगी, और मैं कोई भी शख्स वो यही तजवीज़ देगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ये इजाज़त देता है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वो अपनी फौज भी कर सकते हैं। मुझे तो एक वक्त में बड़ी खुशी हुई कि जब ट्रंप ने ये कहा कि ये इस्लामिक फोर्स होनी चाहिए और वो नेटो की तौर पर उसको तर्ज पर काम करना चाहिए, तो मैंने कहा ये अच्छा मौका है कि हमारे पास भी एक इम्प्लीमेंटिंग टूल आ गया। लेकिन वो मोहतरम ट्रंप साहब जो है वो हमारे 54 इस्लामिक ममालिक के सरबराहान की सरबराही करके वापस चले गए, और हमारे सरबराहान ने उस चीज़ को भी इतनी फोकियत नहीं दी कि वो OIC उसको एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल किया, यमन के लिए। लेकिन ये है कि अगर ऐसा हो जाए जिस तरह वजीर खारजा फरमा रहे हैं, तो यकीनन फिर हम इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ उससे अगर ये 57 ममालिक एक साथ रेजोल्यूशन मूव करें तो जनरल असेंबली को ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी काउंसिल को रेफर करना पड़ेगा, और चैप्टर 7 जब तक कि उसको वीटो ना हो जाए, चैप्टर 7 के जरिए आप प्रेशराइज कर सकते हैं, कुछ और नहीं तो सैंक्शन लगा दें 57 कंट्रीज की हम तजारत नहीं करते। लेकिन ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिजा जी इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।